हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नई वीडियो में। और आज की वीडियो जुड़ी है हमारी आरक्षण से। तो आज जानते हैं आखिर ये आरक्षण है क्या और क्यों दोनों पार्टियां इस पर विवाद छेड़ी हुई हैं। ये आरक्षण सरकार द्वारा दिया जाता है एक जाति वर्ग को, या यूँ कहें वो जाति वर्ग जिसको समाज में बराबरी का दर्जा दिया जा सके। इसे विस्तार से समझते हैं। आरक्षण कब खत्म होगा, अम्बेडकर बता कर गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, जिसकी रखवाली के लिए मोदी राहुल भिड़े, उस आरक्षण की पूरी कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। नरेंद्र मोदी का अंतिम लक्ष्य वंचितों का आरक्षण छीन उसे 0% करना है, लेकिन हम 50% आरक्षण सीमा तोड़कर देश में सामाजिक न्याय कर दिखाएंगे। यह कांग्रेस की गारंटी है। राहुल गांधी का ये बयान कमोबेश हर रैली में सुनने को मिलता है। दूसरी तरफ पीएम मोदी, जिनका काम ये सब फालतू भाषण देने का तो नहीं है, लेकिन फिर भी देते रहते हैं। इन लोगों ने कर्नाटक में रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना दिया था। मतलब ये तब वहीं बैठे थे जब ओबीसी बनाया जा रहा था। अब यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। संविधान बदलकर एससी, एसटी और ओबीसी का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। इनको सब पता है भविष्य का। मंडी मेगा स्टोरी में आज की वीडियो में हमारी बात होगी आरक्षण पे। आरक्षण की शुरुआत से अब तक का सारा कुछ जो भी है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो 142 सालों की पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे, जिसकी रखवाली के नाम पर 2024 चुनाव में आमने सामने है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। हंटर कमीशन और आरक्षण की सुगबुगाहट। भारत में आरक्षण की कहानी शुरू होती है 1882 से, जब ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड रिपन ने भारत में शिक्षा की स्थिति के आकलन और सुधार के लिए इंडियन एजुकेशन कमीशन बनाया। इसे बाद में हंटर कमीशन भी कहा गया। अब ये हंटर कमीशन क्यों कहा गया? तब समाज सुधारक ज्योतिबा फुले, जिनका नाम हमने 90% लोगों ने तो सुना ही होगा, पता नहीं होगा, ज्योतिबा फुले ने कमीशन के सामने कुछ मांगे रखी थी। यह भी एक क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक। उन्होंने वंचित और शोषितों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के साथ नौकरियों में आरक्षण की मांग की। फुले चाहते थे कि विद्यालयों में शिक्षकों का चयन पिछड़ी जातियों से भी किया जाए। यह देश में पहली बार था जब किसी ने जाति आधारित आरक्षण की मांग की थी। इसके बाद और छुटपुट मांगें उठी। 1891 में त्रावणकोर की सामंती रियासत में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग उठी थी। अब आगे चलता है। छत्रपति राजा के साथ भी जातिगत भेदभाव किया गया, क्योंकि उस समय क्या हो गया था कि जो ये हिंदू धर्म था, ये पूरी तरह पंडितों के वश में आ गया था, या तो यह कह सकते हैं आ गया है। पंडित ने बोल दिया इसकी पूजा करनी है, ये करना वो करना, उसी के पीछे पड़ जाते हैं लोग रीजनेबल बातें नहीं करते हैं। इसीलिए तो भारत महान बनता जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही महान बनता जा रहा है। वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर जय सिंह राव पावर अपनी किताब राजर्षि शाहू छत्रपति जीवन व कार्य में लिखते हैं कि कोल्हापुर रियासत के शाहू जी महाराज 1899 के कार्तिक माह में पंचगंगा नदी में नहाने जाते थे। तब परंपरा थी कि राजा महाराजा के नहाते समय पुरोहित वैदिक मंत्र, वेदों में लिखे मंत्र पढ़ेंगे। एक दिन महाराजा के मित्र पंडित राजाराम शास्त्री भी वहां मौजूद थे।
मंत्र सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि पुरोहित नारायण भट्ट वैदिक मंत्र की जगह पौराणिक मंत्र, पुराणों में लिखे मंत्र पढ़ रहे हैं। शाहू जी ने जब भट्ट जी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि शूद्रों को वैदिक मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। इसका अर्थ था कि वे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शाहू जी को शूद्र मानते थे। शाहू जी महाराज को एहसास हुआ कि क्षत्रिय कुलत वतंस हिंदू पदत शाह की उपाधि धारण करने वाले राजवंश के साथ जब ऐसा हो सकता है तो सामान्य वर्ग की क्या दशा हो रही होगी। आरक्षण के जनक शाहू जी महाराज को कहा जाता है क्योंकि पहले उन पर बीती तो उनको एहसास हुआ कि देश में क्या चल रहा है। रिसर्चर अरविंद बताते हैं कि उस समय कोल्हापुर में ब्राह्मणों की आबादी करीब 3-4% थी, लेकिन ऊंचे पदों और स्कूलों बोर्ड की हिस्सेदारी 70-80% तक थी। शाहू जी महाराज ने अब मुंबई कहा जाता है जिसे, कि गवर्नर को पत्र लिखकर कहा कि न्याय का शासन स्थापित करने के लिए आरक्षण जरूरी है। तब उस समय बहुत ज़्यादा जातिवाद भेदभाव होता था, तो सामान्यता लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। जो नीचे जाति के लोग हैं और काम के लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए, तो कुछ विशेष नियम उनके लिए। ऊंचे पदों पर बैठे उच्च जाति कर्मचारी पिछड़े तबके या गैर ब्राह्मणों की बेहतरी के लिए बनाई जाने वाली नीतियों को ठीक से लागू नहीं होने देते हैं। 26 जुलाई 1902 को उन्होंने कोल्हापुर रियासत में पिछड़ा वर्ग के लिए 50% आरक्षण लागू किया, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। कोल्हापुर रियासत में पिछड़ा वर्ग के लिए 50% आरक्षण लागू कर दिया गया 1902 में। आदेश था कि ब्राह्मण, प्रभु, कायस्थ, शेड़वी और पारसी को छोड़कर सभी सामुदायिक पिछड़ा वर्ग में शामिल होंगे, क्योंकि तब के टाइम में एक जाति वाला वर्ग गरीब ही हुआ करता था। अब तो फिर भी काफी बदलाव हो गया है। सामुदायिक पिछड़ा वर्ग हुआ करता था। शाहू जी महाराज ने 1894 में जब गद्दी संभाली तो प्रशासन के 71 पदों में से 60 पर ब्राह्मण अधिकारी तैनात थे, लेकिन आरक्षण लागू करने के बाद 1922 में प्रशासन के 85 पदों में से 59 पदों पर गैर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। इसलिए शाहू जी को भारत में आरक्षण का जनक कहा जाता है। क्योंकि एक तो बदलाव किया उन्होंने, अंग्रेज़ों की सरकार से बोला बदलाव करने के लिए और उन्होंने कानून बनाया, तो इन्होंने सबसे पहले अप्लाई किया अपनी ही सभा में। तो आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी बात है, कितना विरोध सहना पड़ा होगा उनको। अंग्रेज़ों ने दिया पहला जातिगत आरक्षण। These seats are reserved। अभिनव चंद्रचूड़ अपनी किताब These seats are reserved कास्ट कोड्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि मद्रास में 1912 तक पुरुष ब्राह्मणों की आबादी करीब 3% थी, जबकि रसूखदार पदों पर उनकी हिस्सेदारी 83% तक थी। देख सकते हो आप, मतलब कितना बड़ा अंतर है, कितना असंतुलन था। इस असंतुलन से वहाँ गुस्सा बढ़ रहा था। 1917 में जस्टिस पार्टी ने अंग्रेजों से गैर ब्राह्मणों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी 2 वोट का अधिकार मांगा। 1 वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने और दूसरे वोट से अपने समुदाय का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। ये 2 चीज़ें मांगी गई। मुसलमानों को इस तरह का अधिकार 1909 में मिल चुका था। अंग्रेजों ने मद्रास विधानसभा की 65 सामान्य सीटों में से 28 को गैर ब्राह्मणों के लिए रिजर्व कर दिया। यह संभवतः ब्रिटिश काल में किसी भी विधायिका में दिया गया पहला जातिगत आरक्षण था।
इसके विरोध में कांग्रेस ने 1920 में विधानसभा चुनावों का बहिष्कार किया, जिससे जस्टिस पार्टी की जीत हुई। सत्ता में आने के बाद पार्टी ने सरकारी पदों को ब्राह्मणों, गैर ब्राह्मणों, भारतीय, ईसाइयों, मुसलमानों सहित दूसरे समुदायों के बीच वर्गीकृत किया, बांट दिया। इस संबंध में सरकार ने कई आदेश जारी किए, जिसे कम्युनल जियो कहा गया। ब्राह्मणों को छोड़कर सबको पिछड़ा माना, क्योंकि उस समय ब्राह्मण सबसे टॉप पर पहुंच चुके थे। और उसका रीज़न ये था कि जो भी राजा महाराजा होते थे वो ब्राह्मणों की बातें सुनते थे, और ब्राह्मणों को मिलता था बहुत सारा दान, जिसको दान तो नहीं कह सकते, रिश्वत कह सकते हैं। थे तो इंसान ही लालची साले थे ही। साल 1918 में हर कोई लालची है, आप भी हैं, हम भी हैं, कोई दूध का धुला तो है नहीं यहाँ। साल 1918 में गैर ब्राह्मणों ने मैसूर के महाराजा से सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी की मांग की। महाराजा ने इसके लिए राज्य के चीफ जस्टिस लेस्ली मिलर की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। मिलर कमेटी ने कहा कि नौकरियों में आरक्षण से सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार में गैर ब्राह्मण अधिकारी होने से गैर ब्राह्मण आबादी की उपेक्षा नहीं होगी। इसके बाद ऊंचे पदों में 50% और निचले पदों में 33% कर्मचारी ब्राह्मण कम करने का निर्णय लिया गया। लेकिन कमेटी की सिफारिश लागू होने के बाद भी उसका व्यापक असर नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों का भी उस समय एक रुतबा हुआ करता था। दरअसल कमेटी ने उन सभी समुदायों या समूहों को पिछड़ा माना जिनमें अंग्रेजी जानने वाले 5% से कम थे। इसका असर यह हुआ कि ब्राह्मण सहित कुछ एक समूह को छोड़कर सभी समुदाय पिछड़ा वर्ग में आ गए। अम्बेडकर ने बताया किसका आरक्षण खत्म होगा। लेखक अभिनव बताते हैं कि बॉम्बे में शोषित और आदिवासी जनजातियों की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए 1928 में एक कमेटी बनाई गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका हिस्सा थे। कमेटी ने जुलाई 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें 3 समूहों को पिछड़ा वर्ग के रूप में परिभाषित किए गए: शोषित वर्ग यानी अछूत दल, आदिवासी और पहाड़ी जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो ये जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो क्या जीवन हुआ करता था उस समय, इतनी गरीबी। कमेटी ने किसी जाति को पिछड़े वर्ग से हटाने की भी व्यवस्था दी। इसके लिए पिछड़ा वर्ग बोर्ड बनाने के साथ 3 शर्तें रखी गई। जाति अब अछूत नहीं रही, यानी उसके साथ छुआछूत खत्म हो गया। जाति ने साक्षरता का संतोषजनक स्तर पा लिया। जाति का आर्थिक स्तर इतना सुधर चुका है कि उसे अब सहायता की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ शुरुआत थी। बॉम्बे सरकार ने 1933 में कमेटी की सिफारिशें लागू कर दी। पिछड़े वर्ग को 1945 से 1946 तक ये लाभ दिए गए। विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप और फीस में छूट। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में 15% पद पुरुष पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व। सरकारी पदों पर 10% से 20% तक रिजर्वेशन। शोषित वर्ग के परिवारों को मामूली दरों पर घर। जब दलितों पर भिड़े गांधी और अम्बेडकर। अब ये सुनने को बहुत मिलता है कि गांधी और अम्बेडकर के बीच में ये इसी बात का तनाव था, आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने 16 अगस्त 1932 को दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा की थी। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड को चिट्ठी में कहा कि वे अपनी जान देकर भी इसका विरोध करेंगे। कोई सुनवाई नहीं हुई तो पुणे की यरवदा जेल में बंद गांधी ने 20 सितंबर को आमरण अनशन शुरू कर दिया।
जब ये खबर लंदन पहुंची तो हंगामा मच गया। सोचो, एक जान की कीमत इतनी ज़्यादा, मतलब एक आदमी के पीछे सरकार पागल हो गई। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि वे हिंदू और हरिजनों का कोई भी फैसला मानने को तैयार है। देखिए, ये होता है रुतबा, ये होती है ताकत। इधर अम्बेडकर गांधी के इस कदम से बेहद नाराज थे। गांधी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। क्रिस्टोफ जाफरोल अपनी किताब डॉक्टर अम्बेडकर एंड अनटचेबिलिटी में लिखते हैं कि 24 सितंबर की सुबह गांधी के बेटे देवदास गांधी अम्बेडकर से मिलने उनके घर गए। उन्होंने नम आंखों के साथ अम्बेडकर से कहा, पिताजी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है। अम्बेडकर ने अपने दोस्त और तमिल नेता MC राजा से इस बारे में बात की। राजा ने उन्हें समझाया कि देश के लोग दलितों को बारे में हमेशा यही मानसिकता बनाए रखेंगे कि इन लोगों ने गांधी जी की जान के लिए भी समझौता नहीं किया। आखिरकार 24 सितंबर को शाम 5 बजे 23 लोगों ने पूना पैक्ट पर साइन किए। हिंदू और महात्मा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने और दलितों की तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर ने इस पैक्ट पर साइन किए। समझौते में अम्बेडकर दलितों के अलग निर्वाचन मंडल को वापस लेने पर राजी हो गए। इससे ये जो अभी मैटर की बात चल रही है कि अम्बेडकर ने समझौता वापस लिया, निर्वाचन मंडल, दलितों का निर्वाचन मंडल, उसके बारे में किसी और वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आरक्षण पर बात करते हैं। वहीं प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए आरक्षित 71% सीट बढ़ाकर 148 कर दी गई। शोषित वर्ग कैसे बना अनुसूचित जाति? बॉम्बे सरकार ने 1928 में बनाई कमेटी की सिफारिशों पर शोषित वर्ग, आदिवासी और पहाड़ी जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के हिसाब से 3 सूचियाँ तैयार की थी, जैसा कि अभी बताया। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 में शोषित अछूत वर्ग को अनुसूचित जाति का कहा गया और साथ ही अनुसूचित जातियों के लिए प्रांतीय विधान परिषदों में कुल 151 सीटें पूना समझौते से 3 अधिक और केंद्रीय विधायिका की 25 सीटें आरक्षित कर दी गई। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए 25% सीटें पहले से ही आरक्षित थी। ऐसे में योग्यता के आधार पर अनुसूचित जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी तय हुआ कि काबिलियत सबसे पहले। संविधान सभा ने जाति आरक्षण क्यों चुना? 1947 में देश की आज़ादी के बाद भी आरक्षण की कहानी जारी रही। संविधान सभा में सवाल उठा कि आज़ादी के बाद आरक्षण की ज़रूरत क्या है? सभी देशवासी मिलकर देश चलाएंगे। आरक्षण के विरोध में उठते स्वरों को देख एक सलाहकार समिति गठित की गई। समिति ने विधानसभा में अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की। और इस प्रकार यह अनुसूचित जनजाति बन गई।